दूर हो जाए ताकि जो पॉइंट के मेंटेनेंस में हमें तकलीफ नहीं आए, उसका एसआरजे वगैरह प्रॉपर्ली मेंटेन हो पाए। एटीवीयू विथ मंथ ईयर ऑफ एलसी गेट, मतलब जो एलसी गेट शो कर रखा है उसमें एटीवीयू और कौन से ईयर में हुआ है, किलोमीटर नंबर क्या है, कौन से क्लास का है, ये सिर्फ शो होना चाहिए। गेट लॉज शो होना चाहिए, प्लेटफॉर्म शो होना चाहिए, लेंथ एंड विड्थ ऑफ प्लेटफॉर्म शुड बी मार्क्ड। अब आ जाते हैं एसआईपी पे। फॉर्मेट फॉन्ट एंड इंफॉर्मेशन इन ब्लॉक एस इज एज पर एक्सटेंट प्रैक्टिस ऑफ वेस्टर्न रेलवे। जो साइनिंग ब्लॉक रहता है या जो डिस्क्रिप्शन ब्लॉक रहता है उसके अंदर जो फॉन्ट है, फॉर्मेट है, वो एकदम वेस्टर्न रेलवे की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है उसके हिसाब से होना चाहिए। जो नेम ऑफ वर्क है वो प्रॉपर होना चाहिए, नेम टू बी शोन करेक्टली इन इंग्लिश एंड हिंदी। जो स्टेशन का नाम है वो इंग्लिश और हिंदी में करेक्ट शो होना चाहिए। इट शुड बी इंश्योर दैट नॉर्थ डायरेक्शन सचिन सर के बगल वाला कौन है वाला? नॉर्थ डायरेक्शन फॉर द स्टेशन इज मेंशन्ड इन सिग्नलिंग प्लान। वही जो इंजीनियरिंग प्लान में बताई थी, इसमें इंजीनियरिंग प्लान से देख के नॉर्थ डायरेक्शन खिड़की आपको इसमें खिड़की भी में आनी नीचे से चाहिए। बैठते थे, खिड़की में। नेम ऑफ वर्क विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन खिड़की फेजिंग वाले इज पीछे एज पर वो ईएसपी इज टू बी मेंशन्ड। अच्छा अच्छा, वो तो ऑल इन वन था। नेम ऑफ वर्क, उसमें कितनी अच्छा फेजेस हैं, अच्छा, वो ठीक वो है। फेज के वो हिसाब से एक्सेल में नेम कंपनी ऑफ लॉन्च वर्क कराने के वाले थे हिसाब से अपने। साइड में शो होना तो चाहिए वो कि सीपीयू कैसे चलता है, बड़ा कौन सा अच्छा। काम कौन से फेज में होगा। जैसे मैंने बीच में एक सोचा साइड कि ये वाला डबलिंग होगा तो डबल लाइन का ब्लॉक वाला है, इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर देखा मैंने। उस फेज में शो होना चाहिए। हाँ, फिर भी एक बार वो और राकेश सर अगर कभी दिखेंगे ना तो दूसरी साइड सिंगल लाइन से डबल कमीशन कर सीपीयू रहे हैं तो कैसा सिंगल सीपीयू लाइन कैसा का ब्लॉक चलता है इंस्ट्रूमेंट तो उस बोलते फेज हैं में हाँ शो डबल होना लाइन चलता चाहिए। है, तो फिर छोड़ देंगे बात को। प्रपोज्ड और कंप्लीशन इज रिटन इन रेड और वो ब्लैक। राकेश सर से बात जैसे करेंगे, हमारे सीपीयू पास, बराबर चलता है एक मिनट ये डबल पॉइंट छूट गया, सुपरसीड्स सिग्नलिंग प्लान नंबर एंड डेट, ईएसपी प्लान नंबर एंड डेट आर करेक्ट, लास्ट एसआईपी कंप्लीशन शुड बी रेफर्ड टू इन द रेस्पेक्टिव कॉलम। अभी होता क्या है कि एक स्टेशन पे मल्टीपल काम चलते रहते हैं, फिर एक काम हो गया एक काम नहीं हुआ, वैसे करते करते मल्टीपल एसआईपीज आती रहती है। तो जो भी लास्ट कंप्लीट हो गया है काम, उस उसको सुपरसीड करने के लिए जो उसका जो प्लान है वो प्लान नंबर मेंशन होना चाहिए कि कौन से सिग्नलिंग प्लान को ये सुपरसीड कर रहा है। लास्ट एसआईपी कंप्लीशन शुड बी रिफर्ड टू एंड इन द रेस्पेक्टिव कॉलम। ये इसका मतलब ये हेलो। है कौन से ईएसपी पे बेस्ड है ये हाँ ते सिम एसआईपी, कार्ड टाकलं का वाढ वो होईल होना चाहिए, उसमें डेट भी होनी चाहिए। छठा पॉइंट है प्रपोज्ड और कंप्लीशन इज मी त्याला रिटन काय इन म्हटलं, त्याला रेड व्हॉट्सअपवर मेसेज ब्लैक पाठव रेस्पेक्टिवली। की तू सिम कार्ड टाकला का, येस और नो, तुला रिप्लाय प्रपोज्ड वाला जो है वो रेड में होना चाहिए, कंप्लीशन वाला बरं. ब्लैक में होना चाहिए। कारण काय त्याचं रिचार्ज करावं लागेल वाटतं, ते 1 महिन्याचं रिचार्ज होतं. समजा त्याच्यामुळे त्यांनी गाव बंद करून दिलं शिंत. हां ह्याला बरं नाही, संध्याकाळी बघू आता आहे ना त्याचं. ओके सर. If a plan is prepared by contractor, name and stamp of the firm and sign of company representative to be ensured। जैसे कई बार आजकल मेधा बना रही है प्लान या कोई और कंपनी बना रही है, तो उसका उसका स्टैम्प और फर्म का साइन, कंपनी रिप्रेजेंटेटिव का साइन होना चाहिए। For issuing completion plan, date of CRS sanction and date of commissioning needs to be mentioned। जब भी कोई आप कमीशन करके कंप्लीशन प्लान बनाएंगे तो उसमें CRS सैंक्शन और उसकी डेट मेंशन होना जरूरी है। ये उसका स्लाइड भी नहीं एक दिख कॉलम। रही सर, हेलो. करंट स्लाइड नहीं दिख रही है। हाँ जी. मतलब अभी तीसरा नहीं कहाँ पे है? हाँ 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 हाँ. अभी देखा हाँ दिख रहा है। तो आठवां पॉइंट था ये, फॉर इशूइंग कंप्लीशन प्लान डेट ऑफ CRS सैंक्शन एंड डेट ऑफ कमीशनिंग इज टू बी मेंशन्ड इन वेरीफाइड प्लान। कंप्लीशन एसआईपी तभी इशू होगा जब CRS सैंक्शन और उसकी डेट ऑफ कमीशनिंग। It is to be ensured that other information such as gauge, class of station, standard of interlocking in title block columns is correct। टाइटल ब्लॉक में स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग भी मेंशन करते हैं। जो भी प्लान किया है स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग वो उसमें करेक्ट होना चाहिए। जो भी गेज है, मीटर गेज है, नैरो गेज है, ब्रॉड गेज है,
वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए। जनरल लेआउट में हमें ये देखना है, इट शुड बी एंश्योर्ड द स्टेशन बिल्डिंग सिंबल इज शोन विद सेंटर लाइन, किलोमीटर एंड स्टेशन नेम। इसका मतलब ये है कि स्टेशन बिल्डिंग में EI है, PI है, RRI है, कौन से किलोमीटर पे है, स्टेशन का नाम क्या है, स्टेशन का नाम क्या है, वो चीज़ें इसमें मेंशन होनी चाहिए। इट शुड बी एंश्योर्ड, सेकंड पॉइंट, इट शुड बी एंश्योर्ड दैट यार्ड लेआउट इज करेक्ट, नंबर ऑफ लाइन्स, पॉइंट, साइडिंग, ट्रैप्स एक्सेट्रा। मतलब जो इंजीनियरिंग प्लान है उसके बेस पे ये चीज़ है या नहीं है। हाँ मैं ऐसा कह रहा था 2 मिनट आते हो टेलीकॉम लगने। हाँ तो थोड़ी देर बाद बस वही मतलब देख लेते हाथ में आपस की दिखा लेते तो पावड़े सब एक जगह जमा करके रखे हमने पावड़े कौन सब नए दे दोगे तो अच्छा रहेगा। Should be ensured that yard layout is, हाँ जो इंजीनियरिंग प्लान आया है उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, पॉइंट्स जो दे रखे हैं, साइडिंग्स हैं, ट्रैप पॉइंट्स हैं, वो सब बराबर उसके हिसाब से शो किए हैं, उसकी चेनेजेस वगैरह बराबर है। डिटेल्स ऑफ न्यू वर्क एंड वर्क टू बी डिसमेंटल्ड इज शोन एज पर ESP। ESP में जैसे बताया था कि डॉटेड लाइन में डिसमेंटल्ड वर्क है और न्यू वर्क रेड है या ब्लू है या मेजेंटा है, वो चीज़ें उसके अंदर शो है कि नहीं, ESP के अनुसार वो मैच करना चाहिए SIPM में। इट शुड बी इंश्योर्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ अप एंड डाउन मेन लाइन, लूप लाइन, साइडिंग, कॉमन लूप इज करेक्ट एज शोन इन ESP। मतलब ESP से हम लोग ये कंपेयर कर रहे हैं कि ESP के अनुसार सारा जो लाइंस का डिमार्केशन है वो प्रॉपर है। नेम ऑफ एडजेसेंट जंक्शन एंड ब्लॉक स्टेशन विद डिस्टेंस इज गिवन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इट शुड बी एंश्योर्ड दैट द लाइन नंबरिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स इज शोन। मतलब वही ESP में जो मैंने बताया था कि दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो शो होनी चाहिए। इट शुड बी एंश्योर्ड दैट CSR CSL ऑफ ईच लाइन इज गिवन, CSR भी होनी चाहिए, CSL भी होनी चाहिए। हाँ मग तेच सांगतोय कधी कधी असं It करतो should be ensured that आज platform कधी numbers, महिन्याची उजेड type लावतो and मध्ये बसले 2 dimension महिन्याची जिम करतो is shown as per ESP। हॅलो प्लेटफॉर्म नंबर जो है वो ESP के अनुसार शो होना चाहिए सिग्नल पे। It should be ensured that signals are placed wherever required as per yard layout। मतलब जो फॉलिंग मार्क है उसके हिसाब से सिग्नल की लोकेशन उसमें शो होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा सिग्नल कहीं पे भी प्लेस कर दिया है, फॉलिंग मार्क से अंदर सिग्नल प्लेस होना चाहिए। It should be ensured that chainages of for points, एक फोन आपण बनवला होता dead तो ends, आता LC gates, FM, वही chainages जो ESP में बात थी कि सारी जो चीज़ें, जो सारे पॉइंट्स हैं, ट्रैक सर्किट, सॉरी FM है, LC गेट है, डेड एंड है, ट्रैप पॉइंट्स हैं, ब्रिजेस हैं, साइडिंग्स हैं, उनके सबके चेनेजेस जैसा ESP मेंशन है वैसे ही SIP में होना आणि चाहिए। दुसरं तुमच्या लँडलाईन It should be ensured that restriction on dead end, एग्जाम्पल नॉट फॉर स्टेबलिंग, मतलब जैसे जो बताया था वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही है इसमें, जो इंजीनियरिंग प्लान में है वो चीज़ें इसमें आनी चाहिए। की माझी इच्छा झाली की मला Gradient post, it should be ensured that changes and grades of all gradient posts are correct as per ESP and no gradient posts are missing। मतलब कोई भी ESP में आप एक साइड से चालू करेंगे, अप साइड से या डाउन साइड से, तो जो वो चेंजेस हैं 1 in 400 से चेंज हो रहा है 1 in 600 का, तो फिर वो नेक्स्ट जो ग्रेडियंट पोस्ट है वो 1 in 600 से मैच करना चाहिए, कंटिन्यूस वैसा होना चाहिए। इस पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं? It should be ensured that consecutive gradients are matching। और मैं कोई SIP बताऊं आपको, હેલો યશભાઈ પ્રશાંત તલે બોલું છું આપણે તમારી પાસેથી કાર્ડ લીધું હતું મેં હા તો એમાં શું છે કે મહિનો 2 મહિનો થઈ ગયો ને તો એ કાર્ડ હવે બંધ થઈ ગયું છે અત્યારે કાલે જ મેં મોબાઈલમાં નાખી દીધું હવે ફર્સ્ટ રિચાર્જ તો તમે કરી આપ્યું હતું એટલે એ મહિનો તો ચાલ્યું હવે નેક્સ્ટ રિચાર્જમાં આપણે સ્પેસિફિક રિચાર્જ કરવું પડે કે ગમે રિચાર્જ કરીએ ચાલી જાય અચ્છા 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 ના ના અમારે ખાલી સિમ કાર્ડ ખાલી વાત કરવા માટે જોઈએ છે હવે બીજું કે ટોટલી ટાવર બંધ થઈ ગયું છે કેમ કે મેં જોયું જ નહીં ને એને તો રિચાર્જ હા વાંધો નહીં તો રિચાર્જ કરીશ તો આવી જશે ને ટાવર પણ હવે ટાવર જ નહીં આવતું તો પછી
હા હા ચાલો ઠીક છે. આવું લાસ્ટ ટાઈમ મારું થયું હતું બહુ દિવસ સુધી વોડાફોન રિચાર્જ. आपणच्या रिचार्ज उद्या संपतंय. करून टाकू 84 ये days जैसे डाउन आपको ये दिख रही होगी पीडीएफ, इसमें ये शो कर रखा है एफ फॉलिंग 220 से फॉलिंग 300 चेंज हुआ है. अब नेक्स्ट आप देखेंगे डाउन मेन लाइन पे तो फॉलिंग 310 से कंटिन्यूस हो रहा है. तो जो लेफ्ट साइड में डाउन मेन लाइन पे लेफ्ट साइड में जो ग्रेडियंट है वही चीज लेफ्ट साइड में आगे वाले ग्रेडियंट पोस्ट में होना चाहिए. फॉलिंग 310 से फॉलिंग राहू दे तिथं 165 आणायचं आणि आंबट आ गया है, फिर 165 से 421 आ गया है, फिर 421 से 490 आ गया है. इसी तरह से कंटिन्यूअस ये चीज होनी चाहिए. अगर इसमें बीच में आ गया 490 के बाद में हे बघ मान लीजिए इसमें फॉलिंग 490 है, उसके बाद फॉलिंग 500 आ गया, तो इसको देखना है कि ये चीज बीच में कोई मिसिंग है क्या. हा ते आपणचे पैसे होते ते गटारीत टाको. ऐसा मिसिंग नहीं होना चाहिए. म्हणून ते मोबाईल मध्ये जीवन. It is to be ensured that there is no change in the gradient within 30 meter of point SRJ as per IRS. It should be ensured that aspect and signal numbering is as per extant practice. जहाँ येलो मूवमेंट देना है, कॉशन मूवमेंट देना है, वह कॉशन मूवमेंट दे रखा है. जहाँ अटेंशन है डिस्टेंस के हिसाब से वो अटेंशन दे रखा है. Signal movements and routes are shown on lines. इसका मतलब बताएंगे कोई? It signal movements and routes are shown on lines. क्या मतलब है इसका? ये इसमें आप देख रहे होंगे लाइन नंबर 1 में 0180 में S5A CO5 शंट 9 करके डायरेक्शन लिख रखी है. दिख रहा है सबको? हेलो, दिख रहा है, सब दिख रहा है. तो जो जैसे हर एक लाइन में मूवमेंट लिख रखा है. मेरा एरो दिख रहा है सबको? ये लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, 4, 5, यहाँ पे लाइन नंबर 3, 4 और 5 रेड में है, और 1, 2 और 1, 2 जो है वो ब्लैक में है. तो अगर आप इसमें देखेंगे लेफ्ट साइड में तो S5A CO5 और शंट 9, इसका मतलब इस लाइन में S5 CO5 और शंट 9 सिग्नल आएगा. ये मूवमेंट्स जो है वो उसके अंदर शो होने चाहिए. सिमिलरली आप अगर लाइन नंबर 3 में अप मेन में देखेंगे तो शंट 9 है केवल, तो केवल अप लाइन में केवल शंट 9 का ही मूवमेंट हो पाएगा. इसका कहने का मतलब ये है इस पॉइंट का. नेक्स्ट, इट शुड बी एंश्योर्ड that aspect control chart is as per extant practice. Aspect control chart होना चाहिए. It should be ensured that if gradient is steeper than 1 in 400 in approach of home signal, then goods warning board should be placed at 600 meter from distance. कई बार ये लोग ये अपन मिस्टेक कर देते हैं, होम सिग्नल और डिस्टेंट के बीच में अगर 1 in 400 से ज़्यादा का ग्रेडियंट है तो गुड्स वार्निंग बोर्ड 600 मीटर पे होना चाहिए.
It should be ensured that if gradient is steeper than 1 in 260 between home and distant, then home signal should be provided at 300 meter from first facing तो point उसको 12 या कितने or BSLB in case of double line and from advanced starter in single line. मतलब तो वो वाला ट्रेनिंग चल रहा है। अगर 1 in 260 से ज्यादा का ग्रेडियंट है होम और डिस्टेंस के बीच में, तो होम सिग्नल जो है वो 300 मीटर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। होम और डिस्टेंट के बीच में अगर 1 in 260 से ज्यादा का फॉलिंग ग्रेडियंट है, मतलब टुवर्ड्स स्टेशन, तो होम सिग्नल 300 मीटर पे होना चाहिए। कहाँ से? या तो BSLB से या फर्स्ट फेसिंग पॉइंट से डबल लाइन में, और एडवांस स्टार्टर से 300 मीटर होना चाहिए सिंगल लाइन में। It should be ensured that BSLB is provided as per SEM wherever required. It should be ensured that starter signal is placed before FM and is placed from 0 to 3 meter from glue joint, जो as per नई पॉलिसी है। स्टार्टर सिग्नल जो है वो FM के पहले है, वह मतलब स्टार्टर की डायरेक्शन में, and is placed from 0 to 3 meter from the glue joint. It should be ensured that advanced starter is placed at 120 meter from opposite shunt signal. आप देखेंगे तो ये एडवांस स्टार्टर जो है, एडवांस स्टार्टर और ये जो शंट है, इसमें ये 120 मीटर की दूरी है। ये इसका कहने का मतलब, ताकि वो शंटिंग वगैरह मूवमेंट कर पाए कभी का। It should be ensured that XL counter track device shall be placed at minimum 180 meter from home signal wherever required. ये जो अब आप इसमें देखेंगे ग्रेडियंट, हाँ ये आपको एग्जांपल दिख जाता है। ये पॉइंट नंबर 5 जो है, it should be ensured that if gradient is steeper than 1 in 260 in between home and distant, then home signal to be provided at 300 meter. अब आप इसमें देखेंगे तो होम और डिस्टेंट के बीच में फॉलिंग 165 का ग्रेडियंट है, 165 के फॉलिंग का ग्रेडियंट है। तो इसमें होम सिग्नल जो है आपके फर्स्ट फेसिंग पॉइंट से 300 मीटर दूर दिख रहा है। और जो आपका 9th पॉइंट है, 9th पॉइंट ये है कि जो एक्सेल काउंटर डिवाइस है वो ब्लॉक ओवरलैप में होना चाहिए। हालांकि इसमें 300 मीटर है, लेकिन 180 मीटर पे होना चाहिए। In case of LC outside station limit gate in vicinity, follow CST drawing number। Stop signal off aspect in place of stop board is to be provided wherever required। ये आजकल जो डमी शंट हम लोग लगा रहे हैं, स्टॉप बोर्ड की जगह डमी शंट लगाना है। अगर आप ये देखेंगे अप मेन लाइन पे या डाउन मेन लाइन पे, तो एक डमी शंट आपको दिखेगा। इस स्टेशन पे नहीं है क्योंकि ये सब कॉमन लूप लाइन है, क्योंकि ये बड़ा स्टेशन पे यहाँ पे शंटिंग के लिए दे रखा है। लेकिन जो कोई छोटा स्टेशन होता है जहाँ 3-4 लाइन के स्टेशन हो, तो वहाँ अप मेन या डाउन मेन लाइन पे जहाँ पे एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, वहाँ पे डमी शंट दे रहे हैं हम आज। इट शुड बी इंश्योर्ड दैट कंबाइनिंग ऑफ सिग्नल्स इज डन एज पर GNSR। जहाँ पे भी एक मिनट,
It should be ensured that combining of signal is done as per GNSR. GNSR में जहाँ mentioned है 3.07 में 3.07 में GNSR के 3.07 में mentioned है कि सिग्नल कहाँ कंबाइन कर सकते हैं या कहाँ करना चाहिए। जनरली गेट सिग्नल जो है वो स्टेशन के एडवांस स्टार्टर से या गेट का डिस्टेंस जो है वो स्टेशन के एडवांस स्टार्टर से कंबाइन होगा, या गेट स्टेशन का होम सिग्नल जो है वो गेट के होम सिग्नल से कंबाइन होगा। ऐसा कई बार कंबाइनिंग करते हैं जब अगर क्लोज विसिनिटी में गेट होता है, या अगर IBS है तो उसमें भी। It is to be ensured that at junction station, starters of junction and released by advance starter is provided, and also shunt signal below starters is provided. जहाँ जंक्शन स्टेशन होते हैं वहाँ पे ये कंफर्म करने के लिए कि गाड़ी कौन से सेक्शन में जा रही है, वहाँ पे स्टार्टर शुड बी रिलीज्ड बाय एडवांस स्टार्टर। मतलब कौन से एडवांस स्टार्टर, मतलब आगे जो एडवांस स्टार्टर है कौन सी लाइन पे भेजना है, कौन सी डायरेक्शन में भेजना है, वो डिसाइडेड होना चाहिए, उसके बाद ही स्टार्टर है। नहीं तो क्या होगा कि एडवांस स्टार्टर कोई और लाइन का दे दिया, स्टार्टर कोई और लाइन का दे दिया, और वहाँ जाके एडवांस स्टार्टर पे वो गाड़ी रुक जाएगी। तो ये होना चाहिए कि SIP में मेंशन होना चाहिए कि जो स्टार्टर है वो रिलीज बाय विच एडवांस स्टार्टर है। पॉइंट्स में हमें ये इंश्योर करना है कि इट शुड बी इंश्योर्ड दैट नंबरिंग इज करेक्ट एज पर एक्सटेंड प्रैक्टिस। इट शुड बी इंश्योर्ड दैट चेनेजेस एंड डिस्क्रिप्शन 1 in 8.5 है, 1 in 12 है, ये शो होना चाहिए। पैसेंजर फिट लाइंस के लिए 1 in 8.5 में कर्व स्विच होना चाहिए, ये मेंशन होना चाहिए उसके अंदर। इट इज टू बी इंश्योर्ड दैट सेपरेट क्रैंक हैंडल इज प्रोवाइडेड फॉर ईच क्रॉसओवर। हर एक क्रॉसओवर के लिए क्रैंक हैंडल अलग अलग, क्रैंक हैंडल चाबी। ट्रैक्स में इट शुड बी इंश्योर्ड दैट नंबरिंग इज करेक्ट एज पर एक्सटेंड प्रैक्टिस, नंबरिंग वगैरह बराबर होनी चाहिए। मैक्सिमम लेंथ ऑफ DC ट्रैक सर्किट शैल बी 350 मीटर फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। अगर कहीं और ज़्यादा है तो वो कर सकते हैं और उसमें QPAT रिले प्रोवाइड करना चाहिए। इट इज टू बी इंश्योर्ड दैट सेपरेट ट्रैक इज प्रोवाइडेड फॉर ईच पॉइंट। ये जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे अभी, इट शुड बी इंश्योर्ड दैट सेपरेट ट्रैक इज प्रोवाइडेड फॉर ईच पॉइंट। इसके लिए वो जो ग्लू जॉइंट वाला जो इशू था 7 मीटर में, 7 मीटर के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए दोनों पॉइंट। It is to be ensured that calling on track circuit length is 5 rail length and advanced starter track for double line is 3 rail length. Advanced starter track circuit की जो rail length है वो 3 rail होनी चाहिए कम से कम, और calling on track की जो है वो 5 rail length 65 meter. It is to be ensured that fouling track are marked wherever required. एडवांस स्टार्टर तो एक रेल का भी होता है सर। डबल लाइन में 3 रेल का लाइन का होना चाहिए, अगर कहीं एक रेल लेंथ का है तो गलत। एक रेल लेंथ का अगर कहीं है तो वो गलत है, 3 रेल लेंथ होनी चाहिए। एक रेल लेंथ के ही मैक्सिमम लगे हुए देखे अगर 3 रेल लेंथ का तो दिखा ही नहीं। कहाँ पे है? अहमदाबाद डिवीजन में तो एक रेल लेंथ के ही है मैक्सिमम। ऐसा तो 3 रेल लेंथ का होना चाहिए एज पर जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से। इसीलिए तो ये चेकलिस्ट दे रखी है, SIP जब भी आई होगी CSIT के पास चेक करना चाहिए था। ये देखिए आप, इसमें भी लिख रखा है 3 रेल लेंथ, इसमें S2 के आगे देखिएगा 2T, भी 3 रेल लेंथ लिखा हुआ है। हाँ 3 रेल लेंथ ही रहती है, कुछ स्पेशल प्रोविजन से आया होगा बाद में। हाँ या तो देख हो रहा सकता है कुछ स्पेशल प्रोविजन ना हो। वैसे चेक करना चाहिए ये चीज़ प्लानिंग स्टेज पे, इसीलिए मैंने बोला था कि ये सब चेक पॉइंट्स जो है प्लानिंग स्टेज पे चेक हो जाए तो वो आगे प्रॉब्लम नहीं आती है सब चीज़। It should be ensured that falling tracks are marked wherever required. कई जगह क्या होता है कि क्रॉसओवर के बीच में जगह नहीं हो पाती है उतनी, तो कुछ ट्रैक सर्किट्स हमारे फॉलिंग हो जाते हैं। अगर वहाँ पे गाड़ी खड़ी रहेगी तो वो फाउल करेगा। के अंदर मेरे ख्याल से नहीं होगा ऐसा कोई। ये रहा, अगर आप देखेंगे 110 113T, इसमें F लिखा हुआ है। अगर कहीं पे फॉलिंग है वो ट्रैक सर्किट, तो वो फॉलिंग उसमें मार्क होना चाहिए। अब वो होगा क्या कि उस बेस पे हम लोग
सिग्नलिंग की सर्किट डिजाइन करेंगे और आइसोलेशन देंगे फॉलोइंग ट्रैक के बेस पे। जैसे अगर इधर से मूवमेंट कर रहे हैं S11 से, तो S11 से 113T जो है वो फॉलोइंग में है, तो जब S11 जब 113T ऑक्यूपाइड रहेगा तो S11 नहीं आएगा सिग्नल। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सबको? It is to be ensured that tracks for LC gate and point should be separate as far as possible। मतलब LC gate में अगर कोई ट्रैक सर्किट है तो वो अलग होना चाहिए, वो किसी और ट्रैक सर्किट में कंबाइंड नहीं होना चाहिए, पॉइंट का तो अलग होना ही चाहिए। It should be ensured that if two birthing conventional track circuit provided with XL counter in parallel, it should be shown accordingly। Provided with parallel naming should be 0 TL square 18 square 80। मतलब अगर एक ट्रैक सर्किट, दो ट्रैक सर्किट है, उसके पैरेलल में एक्सेल काउंटर जैसे कंबाइन करके लेके जा रहे हैं 01 80 और अंडरस्कोर 80 को, और उसके पैरेलल में अगर AXT है तो उसका जो कन्वेंशन है नेमिंग का वो इस तरह से होना चाहिए कि 01 T अंडरस्कोर 80 अंडरस्कोर AXT। पैरेलल में अगर एक्सेल काउंटर लगा रखा है। LC gates में हमें चेक करना है, it should be ensured that name, class, manned, unmanned, interlocked or non-interlocked changes center line to be shown। कौन सा manned है, unmanned है, क्या नाम, नेम मतलब LC नंबर क्या है, क्लास कौन सा है, इंटरलॉक्ड है, नॉन इंटरलॉक्ड है, चेनेजेस क्या है, चेनेज क्या है उसकी विद रेफरेंस टू सेंटर लाइन ऑफ बिल्डिंग। It should be ensured that gate lodge and gate equipment are shown। गेट पे क्या क्या इक्विपमेंट है वो शो होने चाहिए। स्लाइड बूम है, KLCR है, कौन सी चाबी है, चाबी का नंबर क्या है, स्लाइड बूम की चाबी का नंबर क्या है, ट्रिपल लॉक अरेंजमेंट है या क्या है, वहाँ पे वो चीज़ होना चाहिए। इमरजेंसी सिग्नल थ्रो टू डेंजर का प्रोविजन दिया है या नहीं दिया है, ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। जो भी गेट है वो OSL है तो OSL, WSL है तो WSL के हिसाब से। CST की टिपिकल जो है उसके हिसाब से सारी इक्विपमेंट वहाँ पे है कि नहीं है ये शो होना चाहिए। शुड बी एंश्योर्ड दैट देयर इज नो गेट इन ब्लॉक ओवरलैप। ब्लॉक ओवरलैप में कोई गेट ना हो, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो होम सिग्नल को शिफ्ट किया जाए पीछे की तरफ। It should be ensured that if road width is greater than 8 meter, 2 lifting barriers is provided। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई जगह हमारे 10-10 मीटर से ज़्यादा के लंबे बूम हो जाते हैं और हमें मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आती है। अगर 8 मीटर से चौड़ा रोड है तो 2 लिफ्टिंग बैरियर वहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और 2 लिफ्टिंग बैरियर प्रोवाइड करने के लिए बीच में डिवाइडर होना चाहिए। फिर उसकी अलग कहानी चालू हो जाती है IRPW में। Gate telephones with suitable grouping is to be provided। It should be ensured that road signal along with footer are provided and description shown। वो जो स्टैंडर्ड जो इक्विपमेंट है वो सारे शो होने चाहिए। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो भी है वो शो होने चाहिए। HADAC लगाया है तो वो शो होना चाहिए। एडिक्वेट स्पेयर्स, एक स्पेयर्स की टेबल रहती है वो उसमें शो होनी चाहिए। जब आप देखेंगे स्पेयर्स की टेबल है, जो भी कंट्रोल्स हैं उसमें स्पेयर्स शो होने चाहिए। अगर आप राइट साइड बिलो राइट साइड में देखेंगे तो स्पेयर्स का भी उसमें शो कर रखा है कि कौन से कंट्रोल्स या कौन से गियर्स स्पेयर हैं इसके अंदर। It should be ensured that condonation or dispensation details are provided। अब ये अगर आप देखेंगे टाइटल ब्लॉक के पास में तो कौन सा डिस्पेंसेशन लेना है, ये आप डेविएशन नोट देखिए नीचे, यहाँ पर रेड में डेविएशन नोट है। इसमें लिखा है डिस्पेंसेशन टू बी ऑब्टेन्ड अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑफ अंडर GR 3.07 up distant and up distant of S46 is combined with up gate signal of GS4। ये जो मैं बता रहा था कि कंबाइंडिंग जो हो रही है वो शो होनी चाहिए प्रॉपरली। डाउन डिस्टेंट ऑफ GS1
of LC90 combined with advanced starter of S49. Dispensation to be obtained under 3.13 प्रोवाइडिंग कॉलिंग ऑन बिलो स्टार्टर्स। ठीक है, अब ये अगर आप देखेंगे ये LC90 है, साइड है। ये LC90 का ये जो अब होम सिग्नल है, अब होम सिग्नल का डिस्टेंट जो है वो इसका गेट सिग्नल है GS4। तो ये कंबाइनिंग ऑफ सिग्नल हुआ है। यहाँ पे जो कंबाइनिंग ऑफ सिग्नल हुआ है उसका डिस्पेंसेशन लेना हमें जरूरी है 3.07 के अंडर में। It should be ensured that if standard dead end is provided, its standard drawing number to be provided. Dead end अगर है तो उसका स्टैंडर्ड डेड एंड मतलब सैंड हम्प अगर प्रोवाइड किया है तो उसकी जो ड्राइंग है नंबर वो उसका मेंशन करना चाहिए। ये तो हो गया अपना ESP SIP की चेकलिस्ट। अब इसी तरह से IRSEM में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मोस्टली IRSEM में जो पॉइंट्स हैं वो इसमें कवर हो चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टेशन वर्किंग रूल। मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद आता हूँ। मेरे को कॉल जी, तो SWR के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अब। काफी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है SWR हमारे स्टेशन वर्किंग का। तो एक लेटर निकला था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ SWR, इसको आप रेफर कर लीजिएगा। 2005 में लेटर निकला था।
अच्छा, ये तो मैं आपको ये दे दूंगा। इसमें स्टैंडर्ड बताया गया है कि SWR में क्या क्या होना चाहिए। स्टेशन वर्किंग रूल डायग्राम होना चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन, स्टेशन का डिस्क्रिप्शन, जनरल लोकेशन, ब्लॉक सिग्नलिंग किस टाइप की है, आसपास के ब्लॉक स्टेशन क्या कौन कौन से हैं, ब्लॉक स्टेशन की लिमिट्स कौन सी है, ग्रेडियंट्स क्या क्या है, लेआउट क्या है, रनिंग लाइंस कौन कौन सी हैं, नॉन रनिंग लाइंस कौन कौन सी है, कुछ स्पेशल फीचर है वहाँ के लेआउट का, लेवल क्रॉसिंग कौन कौन से हैं, सिस्टम एंड मीन्स ऑफ वर्किंग कौन सा है, सिग्नलिंग सिस्टम कौन क्या क्या है, कस्टडी और रिले रूम की चाबी किसके कस्टडी में होनी चाहिए, उस टाइप का डिस्क्रिप्शन, पावर सप्लाई, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें डिटेल्स जो हैं मेन में होनी चाहिए। और उसके अलावा अपेंडिक्स रहती है। ऐसे ये आप स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ AWR वाला पॉलिसी आप देखेंगे तो उसके हिसाब से हमारा AWR होना चाहिए। मेन ये चीज़ तब काम आती है जब आप इंस्पेक्शन पे जाएंगे। इंस्पेक्शन पे जब जाएंगे तो ये अगर आप इसको रेफर करेंगे तो आप उसमें देख पाएंगे AWR की क्या कमी है, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है। SWR मेन पोर्शन जो होता है उसमें सीनियर DST या DST, सीनियर DN या DN और सीनियर DOM या DOM साइन करते हैं, जो मेन SWR रहता है, जिसमें अभी मैंने पोर्शन बताया था, जिसमें सारी डिटेल रहती है स्टेशन की कि स्टेशन पे क्या क्या है, सर किस स्टेशन का पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है, उसके लेआउट का, उसमें सिग्नलिंग कौन सी है, इलेक्ट्रिकल का क्या काम है, मैकेनिकल का कुछ काम अगर है तो वो साइडिंग कौन कौन सी है, एलसी गेट कौन कौन सा है, वो सब बेसिक डिस्क्रिप्शन उसके अंदर होता है। फेलियर में किस किस तरह से एक्शन लेना है स्टेशन मास्टर को, वो सब रहता है। फिर उसमें अपेंडिक्स रहती हैं, 6-7 अपेंडिक्स रहती हैं, ABCDEFG। तो जो अपेंडिक्स रहती है उसमें अपेंडिक्स A में लेवल क्रॉसिंग की वर्किंग रहती है। लेवल क्रॉसिंग चाहे वो इंटरलॉक हो, नॉन इंटरलॉक हो, OSL हो, WSL हो, जो भी लेवल क्रॉसिंग गेट उस स्टेशन से कंट्रोल हो रहा है उसकी वर्किंग उसके अंदर लिखी रहेगी। और इसको सीनियर DST या DST मतलब SNT, ऑपरेटिंग और इंजीनियरिंग तीनों के अधिकारियों द्वारा साइन किया जाता है। अपेंडिक्स B में सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, इसमें केवल SNT और ऑपरेटिंग साइन करता है। इसमें जो अपेंडिक्स B रहता है इसमें सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग में ये संबंधित में ये रहेगा कि आपके पास कौन कौन से ट्रैक सर्किट हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं, उसकी इंटरलॉकिंग किस तरह से की गई है, क्रैंक हैंडल का ऑपरेशन कैसे करना है, सिग्नल के कैसे देना है, ये सब चीज़ें उसमें रहती है। ब्लॉक वर्किंग किस तरह से की गई है, और अगर कुछ स्पेशल फीचर है वहाँ का, उसमें रीसेटिंग प्रोसीजर है एक्सेल काउंटर्स का, IPH है तो IPH का रीसेटिंग प्रोसीजर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो सिग्नलिंग से रिलेटेड है वो उसमें दी जाती है। एंटी कोलिजन डिवाइस अगर कहीं है तो अपेंडिक्स C में आता है, वैसे तो मोस्टली वेस्टर्न रेलवे में कहीं है नहीं एंटी कोलिजन डिवाइस। और शायद टीकास अगर आएगा तो टीकास को अपेंडिक्स C में आई थिंक ऐड करेंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। ड्यूटीज ऑफ ऑपरेटिंग स्टाफ, अपेंडिक्स D जो है उसमें ड्यूटीज ऑफ ऑपरेटिंग स्टाफ रहता है। उसमें ये भी रहता है कि क्लास 4 स्टाफ को जो एश्योरेंस लेना है उसके बारे में चीज़ें रहती है, ऑपरेटिंग स्टाफ को किस तरह से काम करना है, या क्लास 4 स्टाफ जो रहता है ऑपरेटिंग का उसकी ड्यूटीज रहती है। अपेंडिक्स E में लिस्ट ऑफ एसेंशियल इक्विपमेंट, जो पटाखे हैं या झंडियाँ हैं या वेजेस हैं या क्लैंप हैं, ये सब चीज़ें जो एसेंशियल लिस्ट इक्विपमेंट की जो लिस्ट है उसमें वो चीज़ जो है वहाँ पे लिखी रहती है। कई कई जगह स्पेशल, जैसे कई जगह वो भी लिखते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह भी लिखते हैं। ये सब चीज़ें एसेंशियल इक्विपमेंट जो होने चाहिए स्टेशन पे उसकी लिस्ट रहती है अपेंडिक्स E में। अपेंडिक्स F में रूल्स ऑफ वर्किंग ऑफ हॉल्ट स्टेशन, IPH, आउटलाइन साइडिंग्स, ये सब होते हैं। अच्छा, ये अपेंडिक्स E जो रहती है इसको केवल सीनियर DM साइन करता है। और अपेंडिक्स F जो रहती है इसमें सीनियर DST और या DST मतलब ऑपरेटिंग एंड SNT, आउटलाइन साइडिंग्स या IBH या हॉल्ट स्टेशन की जो वर्किंग है वो इसके अंदर हम लोग शो करते हैं। रूल्स ऑफ वर्किंग इन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन,
अपेंडिक्स जी, जहाँ पे आरई वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे आप देखेंगे ये अपेंडिक्स जी रहता है। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं रहता है, लेकिन इसमें सीनियर डीएसटी गलत लिखा हुआ है मैंने, ये सीनियर डीओएम और सीनियर ई टीआरडी करते हैं साइंस। इसमें एसेंटे का कोई रोल नहीं रहता है। नेक्स्ट है टेकिंग ओवर पॉइंट फ्रॉम इंजीनियरिंग। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हर बार आता है। अब पता नहीं ये इसमें सब्जेक्टिव में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है इंटरव्यू में ये चीज़ पूछी जा सकती है। लेकिन ये 100% एक ना एक बार तो कहीं ना कहीं ये जो है आपको टकराएगा पूरे सिलेक्शन। बिफोर द इंटरलॉकिंग वर्क ऑफ पॉइंट इज अंडरटेकन इट शुड बी एंश्योर्ड दैट, हालांकि ये पॉइंट सारे वो फुलफिल करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए वो कर भी नहीं पाता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें उसको करना रहती है। The JEE SSC PWay has brought the track to correct level and alignment। जब भी ये TW वगैरह होते रहते हैं तो इसमें हैंड ओवर लेने के पहले हमें ये सब चीज़ें चेक करनी है कि जो करेक्ट लेवल है और अलाइनमेंट है एज पर ESP वो प्रॉपर आ गया है पॉइंट का। Eased of rail joints on either sides to be interlocked and closed। Joints associated with log bars। Log bars east of rail joints on either side of point to be interlocked and closed the stop rails with the log bars। पॉइंट कुछ अधूरा लग रहा है, शायद कॉपी पेस्ट में गड़बड़ी हुई होगी। fully ballasted and packed ईस्ट ऑफ रेल जॉइंट्स, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, क्योंकि मैकेनिकल से रिलेटेड अगर किसी को समझ में आ रहा है तो बताइएगा। ईस्ट ऑफ रेल जॉइंट्स ऑन ईदर साइड ऑफ पॉइंट्स टू बी इंटरलॉक्ड एंड क्लोज द लोड। मतलब ये है कि एसआरजे जो है वो बंधे हुए होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एसआरजे लूज पड़े, ताकि हम लोग लॉक बार को प्रॉपर तरीके से बांध पाएं, या लॉकिंग अरेंजमेंट जो है पॉइंट का वो टेस्ट करते हैं। Fully ballasted and packed all points which are to be interlocked and taken adequate measures to prevent lateral and longitudinal movement of point। ऐसा ना हो कि बलास्ट क्या है कि पॉइंट को रोक के रखता है, या रेल्स जो है उसको रोक के रखता है, तो जो पॉइंट्स हैं उसमें बलास्ट वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि गाड़ी आए और हमारा पॉइंट मूव कर जाए, क्रीप में चला जाए। प्रोवाइडिंग क्रीप एंड लेवल पिलर्स और क्रीप एंगल पिलर्स होने चाहिए। Arranged the sleeper on adjacent track in alignment where rods and wire to be crossed। मतलब अगर कहीं जहाँ पे हम लोग को ये मैकेनिकल के हिसाब से दे रखा है कि अगर हमको कहीं वायरिंग या रॉड रन्स ले जाने हैं तो उसके आसपास के एडजेसेंट स्लीपर बराबर है कि नहीं। Seen that the gauge is correct, गेज प्रॉपर होना चाहिए। Provided and fixed special timbers is required। यहाँ पे तो ये पॉइंट वैलिड है नहीं, क्योंकि अब तो PRC स्लीपर हो गए हैं। Provide that means to prevent creep in the vicinity of points। मतलब आसपास पॉइंट के creep ना हो, इस तरह से पॉइंट को सेट किया गया हो। Fitted gauge tie plates correctly। गेज टाई प्लेट्स बराबर बांध दी गई हैं, ये चीज़ें हमें इंश्योर करनी है, क्योंकि गेज टाई प्लेट बांधी नहीं है और हम लोग अपनी मशीन बांध के टेस्टिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि अब गेज टाई प्लेट बांधने के बाद एडजस्टमेंट बिगड़ जाए। तो गेज टाई प्लेट पहले से बंधी हुई होनी चाहिए। जनरली उसके बिना इंस्टॉलेशन हो भी नहीं पाता है वैसे तो। मेड द स्ट्रेचर्स ऑफ सच लेंथ सो दैट थ्रो ऑफ स्विच इज एज पर अप्रूव्ड ड्राइंग। मतलब क्या होता है कि कई बार ये लोग दूसरे पॉइंट को उठा के इसमें डाल देते हैं। सेम सेट ऑफ स्ट्रेचर बार्स होनी चाहिए। जो फर्स्ट स्ट्रेचर बार का सेट का नंबर है, जनरली आपको नंबर से मिल जाएगा कि जो फर्स्ट स्ट्रेचर बार है वो चीज़ तभी मैच कर रही है पीछे की तरफ तक। पीछे की जो स्ट्रेचर बार है सारे का नंबर सेम है।
एडजस्टेड लूज हील स्विचेस सो दैट दे कैन बी थ्रोन बोथ, मतलब ऐसा ना हो कि पीछे की तरफ से पॉइंट पकड़ के रख ले और पॉइंट हमारा मूव ही ना करे। द प्लेन सरफेस ऑफ द स्विच फुली हाउस अगेंस्ट द स्टॉक रेल एज पर अप्रूव्ड ड्राइंग, मतलब हाउसिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। एडजस्टेड फिक्स्ड हील स्विचेस सो दैट they normally lie in the mid position and flex equally in the normal and reverse position, the planned surface of the डबल हो गया है। फिक्स्ड हील और लूज हील दोनों के लिए, लूज हील जहाँ स्विचेस हैं वहाँ पे भी हमारा स्टॉक रेल और उसके बीच में इंटरेक्शन टंग रेल के बीच में ऐसा होना चाहिए कि फ्रीली मूव कर सके, और जो फिक्स्ड हील स्विचेस है उसमें भी ऐसा होना चाहिए। fitted flexible stretchers so that they flex equally in the normal and reverse position। मतलब ये है कि जो स्ट्रेचर बार्स है वो अगर स्टैंडर्ड साइज की रहेगी तो ये प्रॉब्लम सब आएगी ही नहीं। तो कुल मिला के ये रेफरेंस है कि स्ट्रेचर बार जो है वो स्टैंडर्ड साइज की होनी चाहिए जो पॉइंट के साथ में आएगी। प्रोवाइडेड अ स्टॉप फॉर ओपन पोजीशन ऑफ सिंगल लेआउट, सिंगल स्विच लेआउट, जहाँ पे सिंगल स्विच लेआउट मतलब ये ट्रैप पॉइंट की बात कर रहा है। ट्रैप पॉइंट में एक दूसरी साइड जो है वो एक स्टॉप होना चाहिए ताकि वो ओवरथ्रो नहीं कर जाए। लेकिन पॉइंट मशीन भी होता नहीं है, पॉइंट मशीन अपने आप चलना बंद कर देती है, तो पॉइंट कोई बड़ा इशू नहीं है। आज का सेशन यहाँ तक ही रहेगा। इसके अलावा आपको कुछ और डिस्कस करना है तो बात करिए, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, या कुछ और स्पेशली कुछ और डिस्कस करना हो अपार्ट फ्रॉम दिस SEM, वो हम लोग बात कर सकते हैं। आज के सेशन में या प्रीवियस सेशन में अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। लगता है मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, किसी को कोई डाउट है नहीं, अच्छी बात है। सब लोग हैं भी? जी 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 सर जी। किसी को डाउट हो तो पूछिएगा, मेरी जितनी कोशिश हो सकेगी मैं करूँगा उसको सॉल्व करने की। ठीक सर। इसके अलावा आपको अगर इसमें डाउट है तो, डाउट नहीं है तो उसके अलावा कुछ और बात करना चाहते हैं तो और बात करिए। कोई भी अपनी तरफ से कुछ बात करना चाहता हो तो। नहीं है तो फिर हम लोग बंद करते हैं 5 मिनट में। टिकास के बारे में बताओ ना सर। टीकास के लिए तो यार अलग सेशन चाहिए और मुझे भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा उस बारे में, नया टॉपिक है। क्या है कि अभी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, हालांकि अपने नागदा से लेकर के बोरीवली तक या विरार तक पूरा टीकास का आने वाला है सिस्टम। इसके बारे में मुझे भी थोड़ा जानकारी कमी है। ये बेसिकली उसमें ये होता है कि जो RFIDs रहते हैं वो इंस्टॉल्ड रहते हैं। सबसे पहले आप RFID से स्टार्ट करेंगे तो गलत होगा। एक्चुअली बेसिकली हमारी जो इंटरलॉकिंग है
हमारी इंटरलॉकिंग का जो डेटा है सारा, वो टीकास सिस्टम को पता रहता है कि कब कौन सा सिग्नल दे रखा है, कब कौन से ट्रैक पे कोई गाड़ी है या नहीं है, उसका जो एस्पेक्ट्स वगैरह रहते हैं वो सारे टीकास सिस्टम को पता रहते हैं। तो उस हिसाब से वो गाड़ी की मूवमेंट अथॉरिटी जो है वो कंट्रोल करता है। बेसिकली सपोज दो स्टेशनों के बीच में टीकास का सिस्टम लगा हुआ है, तो लाइन नंबर 4 से मान लीजिए कोई गाड़ी स्टार्ट हो रही है, तो RFID की मदद से उस गाड़ी की आइडेंटिटी और उस गाड़ी की रिलेटिव लोकेशन जो है वो पता करेंगे। उसके लिए लोको में भी एक डिवाइस रहता है जो सेंस करता है RFID को कि भाई इस लाइन से हमारा ये गाड़ी निकली है इस लोको नंबर से, और वो चीज़ जो है वो टीकास को इंफॉर्मेशन देता है। अब ये जो टीकास से इंफॉर्मेशन आ रही है ये वायरलेस तरीके से आती है। वहाँ पे एक टावर रहता है स्टेशन, वो टावर से लोगों तक कंटिन्यूस जो है कंटिन्यूस मूवमेंट अथॉरिटी का इसमें अगर आप देखेंगे एक मेन पॉइंट जो है कंटिन्यूस मूवमेंट अथॉरिटी। आप जैसे एक वीडियो भी देखा होगा आपने, बीच में आया था कि टीकास कहीं पे टेस्टिंग हुई थी साउथ में, साउथ सेंट्रल रेल में लिंगमपल्ली में। तो वहाँ पे यही सिस्टम है कि अगर इंटरलॉकिंग की स्थिति पता है अगर लोगों को, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर इंटरलॉकिंग की अगले स्टेशन पे क्या सिग्नल आने वाला है या अगले स्टेशन पे ट्रैक सर्किट की क्या स्थिति है, ऑक्यूपाइड है या नहीं ऑक्यूपाइड है, तो इजीली ये चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसको किस स्पीड पे जाना है, किस स्पीड पे ब्रेक लगाना है। एस्पेक्ट अगर उसने कोई गलत पास किया तो रेड एस्पेक्ट पास किया या रेड एस्पेक्ट पास करने वाला हो तो वो रोक देगा उसको। मतलब कुल मिला के जो जो कुछ भी है, एक तो आपका जो टीकास का सिस्टम है जो डेटा ले रहा है इंटरलॉकिंग से वो है, प्लस उसका ट्रांसमिशन लोको सिस्टम को, लोको सिस्टम में जो डिवाइस लगा है उसको, और RFID, ये तीन चीज बेसिकली उसमें यूज होती है। इसमें सर सिग्नल सिग्नल का इंडिकेशन दिखता है क्या उनका? हाँ, उसमें लोको में सिग्नल का इंडिकेशन भी दिखता है विथ, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर अगला स्टेशन जो है, जो भी स्टेशन है या जो भी सिग्नल है, उसकी इंफॉर्मेशन लोको में जो डिवाइस है उसको अवेलेबल है, तो वो उसको डिस्प्ले कर देगा। उसको उसके पास केवल फिर डिस्प्ले करने का ही काम बचा रहेगा। भाई अगर इंटरलॉकिंग की जो भी इंफॉर्मेशन है स्टेशन से अगर लोको पे ट्रांसफर हो रही है, तो सिग्नल का एस्पेक्ट हो, चाहे बेसिकली हम लोग सिग्नल का एस्पेक्ट ही करते हैं, पर चाहे तो हम लोग और भी बहुत कुछ चीजें उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। सर एक और चीज है ये कि दो सिग्नल को मर्ज करना है तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए मिनिमम? ये एक्चुअली डिबेटेबल टॉपिक है, पर आज जैसे डिस्टेंट सिग्नल उसको डेजिग्नेट करना है, मिनिमम 600 मीटर का, जहाँ तक एक मैंने कहीं देखा था SEM में, मिनिमम 600 मीटर होना चाहिए। नहीं, SEM में तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है सर 600 मीटर का। देखिए उसमें नहीं, 600 मीटर का हमने डिस्कशन भी किया था, कहीं आया था अभी। इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस से कम डिस्टेंस बची है किसी भी नेक्स्ट सिग्नल में, तो उसको कंबाइन करना है। अगर क्लोज विसिनिटी में आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंट सिग्नल आ रहा है, होम सिग्नल के पीछे गेट सिग्नल है, वो मान लीजिए 700 750 मीटर पे है, तो उसको कंबाइन तो करना पड़ेगा। उसकी कोई मिनिमम ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक्चुअली क्या है कि हेडक्वार्टर से मैंने भी पूछा था, तो वो बोलते हैं कि 600 मीटर का स्टैंडर्ड वो लोग लेके चलते हैं। 600 मीटर से दूर है तो कंबाइन कर देंगे, 600 मीटर से कम है तो सिग्नल शिफ्टिंग। पर इसका कहीं लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी कि इतने मीटर पे कंबाइन करना है, इतने मीटर पे कंबाइन नहीं करना है। SEM में लेकिन कहीं देखा तो था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे।
HCM में कुछ सर ब्रेकिंग डिस्टेंस का दिया हुआ है। हाँ वही मैंने जो बोला ना, ब्रेकिंग डिस्टेंस का, ब्रेकिंग इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस उससे कम नहीं होना हाँ, चाहिए। उससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन ईबीडी का कुछ ऐसा नहीं दिया कितनी होती है इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस, वो सबके लिए अलग अलग हो सकती है। हाँ वो सबके लिए अलग अलग हो सकती है, ग्रेडियंट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, सेक्शन के हिसाब से भी अलग हो सकती है। सेक्शन के हिसाब से अलग रह सकती है, उसमें सेक्शन में कौन सा इंजन चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। हम्म। वो ईबीडी का ही लिखा हुआ है बस। हाँ ईबीडी का ही लिखा हुआ है। तो वही कोई फिक्स मेंशन नहीं है, पर स्टैंड वही मैंने बताया ना कि हेडक्वार्टर 600 मीटर का मान के चलता है कि 600 मीटर में तो वो रुक ही जाएगा। एक क्या चीज? सर आप बोल रहे थे गुड्स लाइन का सीआरएस सेंक्शन। गुड्स लाइन का सीआरएस सेंक्शन, पैसेंजर लाइन का सीआरएस, कल जो हमारी डिस्कशन चल रही थी वो, मतलब इसके हाँ उसमें पैरेलल गुड्स सेशन। गुड्स गुड्स लाइन का उसमें जरूरत होती है या फिर खाली पीसीएसटी सेंक्शन ही इनफ है? गुड्स लाइन का हाँ ये, कोई स्टेशन स्टेशन को इंटरलॉक करना है या कुछ मॉडिफिकेशन करना है इंटरलॉकिंग में, तो सीआरएस बराबर सेंक्शन की बराबर। जरूरत है या नहीं है? हाँ ये चीज मैं पता कर नहीं पाया, मैं पता करना पड़ेगा। तो ठीक है, एक्चुअली ऐसा है, ऐसा कभी किसी ने डील भी नहीं किया है अभी तक, नहीं लेकिन ऐसा होता है सर। सीआरएस सेंक्शन तो चाहिए हर चीज के लिए जहां तक मुझे नहीं दिखता सर, ऐसा होता है जहाँ प्राइवेट स्टेशन होते हैं, प्राइवेट साइडिंग्स वगैरह होती है तो उनमें सीआरएस सेंक्शन नहीं लेते हैं, है। नहीं पीसीएसटी लेते का ही हैं। होता है। नहीं नहीं लेते हैं सर। हाँ ये तो अहमदाबाद डिवीजन में एक मुंद्रा पोर्ट का सेक्शन है सर, वो हाँ, लगभग 10 स्टेशन है उसके पास में। वहाँ पर कोई भी काम होता है तो वो सीआरएस के पास नहीं जाता है, पीसीएसटी के पास ही जाता है। वहाँ लेकिन पर गुड्स ट्रेन चलती है खाली। हमारे यहाँ निमार खेड़ी में, रतलाम डिवीजन में था मैं, तो निमार खेड़ी में तो सीआरएस सेंक्शन हुआ था। पैसेंजर ट्रेन चलती होगी सर वहाँ पर, तो कोई क्या है, एक तो लेटेस्ट चलती है। पैसेंजर पैसेंजर ट्रेन उस सेक्शन में नहीं चलती है, मतलब उस निमार खेड़ी में चलती है, लेकिन उसके आगे जो एक एनटीपीसी का प्लांट है वहाँ नहीं चलती, वो प्राइवेट ही है, जैसे आप बता रहे हैं ना मुंद्रा पोर्ट का, हम्म। वैसे ही प्राइवेट भी है वहाँ पे। तो लेकिन बीच में अभी कुछ आया भी था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, कि भले ही पीसीएसटी सेंक्शन चाहिए है, लेकिन सीआरएस ने रिकमेंड किया था कि प्राइवेट साइडिंग्स के लिए भी सीआरएस सेंक्शन होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आया तो था एक लेटर, पर कंफर्म करना पड़ेगा। वो सर एक बार कंफर्म करके बता देना फाइनल। ये शायद मीटिंग वीटिंग में डिस्कस हुआ था कहीं पे, माइनर्स ऑफ मीटिंग में आया था, कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया है इसका। लेकिन इसका मतलब ये है कि पैसेंजर लाइन के लिए तो चाहिए ही चाहिए। हाँ पैसेंजर में तो चाहिए। वैसे सीआरएस में अगर आप ओपनिंग ऑफ रूल्स में देखेंगे तो बेसिक लाइन यही है कि ओपनिंग ऑफ रूल्स का जो नियम है उसमें ये लिखा हुआ है कि फॉर ओपनिंग ऑफ रेलवेज टू पब्लिक, पब्लिक में तो नॉन पैसेंजर पैसेंजर दोनों आ सकती है। उसको सर पैसेंजर ही मान के चलते हैं। हम्म। इसमें लिखा है नो रेलवे शुड बी ओपन फॉर पब्लिक कैरियज ऑफ पैसेंजर अंटिल सीआरएस हैज इंस्पेक्टेड। मतलब ये है कि अब इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि पैसेंजर, नो रेलवे शुड बी ओपन फॉर पब्लिक कैरियर्स फॉर पैसेंजर। तो अब इसका मतलब कि पैसेंजर के लिए जो नहीं है उसमें बिना सीआरएस सेंक्शन के कर सकते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि अभी कुछ माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग में डिस्कस हुआ था कि प्राइवेट साइडिंग्स के लिए भी सीआरएस का होना जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से भी रेलवे पे इफेक्ट आता है। का पता करना पड़ेगा यार, मैं पता नहीं कर पाया लास्ट टाइम जो बात हुई, तो मैं ध्यान से उतर गया है। तो अगर आपको पता चले तो मुझे भी बता दीजिएगा। अपने जो हेडक्वार्टर में एएसटी है सर, ये क्या नाम श्वेता है जी, उसका? नहीं,
आनंद राय हैं, ये एक और है जो ड्राइंग का देखते हैं, ये हाँ। अखिलेश जी। अखिलेश जी से पूछा था जो ड्राइंग में ही बैठते हैं, तो वो बोल रहे थे कि जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला तो ना। उन्होंने क्लास ली थी तो उन्होंने बताया कि जरूरत नहीं है उसके लिए, पैसेंजर लाइन के लिए, ओके ओके। ये सॉरी गुड्स लाइन के लिए। हाँ तो फिर नहीं है, फिर उन्होंने बता दिया हेडक्वार्टर में, तो वो तो डेली डील करते हैं इस चीज से। लेकिन हाँ, ये कब की बात है? अभी 2 दिन पहले ही बताया उन्होंने। ओके। ठीक है, फिर तो हो सकता है, अगर 2 दिन पहले की बात है तो फिर तो नहीं लेना होगा। हाँ, 2 दिन पहले ही बताया था, क्लास में ही बताया था। ठीक है, तो फिर मतलब यही स्टैंड रहेगा कि नहीं, जरूरत नहीं हाँ। नॉन पैसेंजर। ठीक है। और पीएल मीना, प्यारे लाल मीना। हाँ सर, अरे यार, आपका तो पिछली बार भी हुआ था। पिछली बार आपके साथ ही था सर। हाँ हाँ हाँ, याद आया। चलो, इस बार तो हो ही जाएगा। देखते हैं सर, बहुत लोग हैं। बहुत सीट भी हैं यार। मुझे तो यहाँ 10 12 लोग ही दिख रहे हैं। 12 लोग तो ये हैं और करीब 12-15 ने रिफ्यूजल दिया है सर। फाइनल और कितने अब लोग बैठ रहे हैं? फाइनल है 60। 8 लोग में 15 सीटें हैं ना टोटल कितनी? हाँ, हो जाएगा यार। 60 लोग हैं टोटल। 18 सीटें हैं। हाँ, टोटल 18 सीट है। ये 60 हम्म। कैंडिडेट को बुलाया है, 60 कैंडिडेट है मेरिट के हिसाब से। बढ़िया है, तो हो जाएगा। 14 जनरल की सीटें हैं। 15 जनरल है, 2 SC 1 ST की। तो 14 लिखा है। 14 चौ 14 3 1 है। 14 3 चलो 1 तो 3 है। हाँ, कब होने का है एग्जाम इसमें? 29 को है सर। 29 अप्रैल को। अप्रैल को, हाँ। बढ़िया, जल्दी जल्दी एग्जाम दो, इंटरव्यू दो, और हम लोगों को रिलीव करो यहाँ से, यहाँ को जाना है। आप लोग अभी नहीं होने वाले हैं सर, अभी तो 6 महीने नहीं हुए। अरे यार, होने को तो कोई भी हो जाता है। आप तो अच्छी जगह पे हैं साहब, श्रीनगर में। हाँ नहीं, वो तो खैर अच्छी जगह तो है, हाँ, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। वर्मा साहब परेशान है जो वहाँ लगाया राधनपुर में। क्यों परेशान है? सेक्शन ऐसा ही है सर वो। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब वहाँ कुछ सुविधाएं वगैरह नहीं होगी ज़्यादा। हाँ, कुछ सुविधाएं नहीं है इसमें, तो कोई आने जाने में भी बहुत प्रॉब्लम है, न ट्रेन से, न कोई अच्छी जगह है, कोई सिटी है। हाँ यार, वो तकलीफ तो है राधनपुर। चलो बढ़िया है, ऑल द बेस्ट आप सभी को। अभी तो वैसे आधा घंटा बाकी है सेशन में, लेकिन अब ठीक है सर, कुछ और पूछना होगा तो आपसे पूछ लेंगे पर्सनली फोन कर। जी पूछ लेना, नंबर तो है ही है। बिल्कुल सर। चलिए, सभी को ऑल द बेस्ट। हम्म। त्यागी साहब, ओके सर, थैंक यू। दोपहर बाद क्या है पीरियड? दोपहर बाद का हाँ भाई, डाला नहीं तीन था के कुछ। बाद डाला नहीं। हाँ, कुछ लिख के नहीं डाला, नहीं था, ध्यान नहीं है। अच्छा, नहीं ठीक रहा, सुबह का तो पीरियड ठीक रहा, अच्छा रहा। हाँ, दोनों ही अच्छे हैं, सुबह का भी ठीक दोनों रहा है। टेलीकॉम मैनुअल, सिग्नल मैनुअल दोनों ही अच्छे रहे। नहीं, बहुत बढ़िया रहा, अच्छा रहा। इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये जो आइटम डिस्कस किए ये आते ही हैं। आते ही आते हैं। ऐसे ही मतलब वो होना चाहिए, मतलब ब्रीफिंग जो होनी चाहिए ऐसे ही होनी चाहिए एक्चुअली।
नहीं, कुछ लोग आकर के बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ाते, तो वो फालतू में टाइम बिगाड़ नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोग ये नहीं पढ़ा पाते हैं। नहीं, कुछ कई को लोगों तो को आपने तो कई को तो आपने बोला है, उसके बाद में भी ऐसे ही पढ़ा है उन्होंने जैसे उनको पढ़ाना है। अब वो क्या है, प्रिपरेशन पहले से नहीं करके आते ना। हाँ, बस तो वो रिजल्ट की स्लाइड लेकर क्या करते हैं, उसको आगे सरकाते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं बस। वो तो हम भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, बहुत सारी चीज़ें तो क्या है, मतलब अब क्या बोला जाए, मतलब ठीक है, सिस्टम है। अब क्या है, कोई तैयार भी नहीं होता ना यार पढ़ाने के लिए, कोई जल्दी, वो भी किसी को टाइम नहीं है ना। इन लोगों ने भी तो, जो जिन लोगों ने पढ़ाया है, इसलिए अच्छा पढ़ाया कि मतलब इन लोगों को उस हिसाब से पहले से प्रैक्टिस बनी है ना। नहीं सर, ये जो पढ़ाने वाले हैं ना, कुछ तो जैसे नए नए को लगाया, तो वो अभी लेटेस्ट तैयारी में थे, इसलिए उनके हाँ, कॉन्सेप्ट इसलिए अच्छे उन्होंने हैं। अच्छा पढ़ाया, अच्छा कुछ पढ़ाया। लोग कुछ लोग पढ़ाने के इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे अहमदाबाद में वो अनिल तोमर साहब ने पढ़ाया, वो इंटरेस्टेड है पढ़ाने का, मतलब सारी चीजें बताते हैं वो। तो अभी उनका नहीं है ना, कोई पीरियड नहीं है ना। उनका ये एक और है लास्ट में, ये दे तो लास्ट, रखा था उसका। हाँ, ये तो आज हो नहीं। सकता। हाँ नहीं, इन लोगों के फंडे बिल्कुल क्लियर है ना। हाँ, तोमर साहब के बिल्कुल क्लियर है, उसमें कुछ भी बिल्कुल पूछो, क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है उनमें। हम्म। कौन से बैच में बने थे ये सोलंकी साहब के साथ सीताराम सोलंकी जी बने थे ना, पुराने उसके यार, ये तो बहुत। एक बैच के बाद, उसके एक बाद में, ये 2015 में बने हुए हैं, 14 या 15 में, हम्म। 14-15। अच्छा अच्छा अच्छा। राधनपुर हो गए इनको 6 साल, अभी तो अहमदाबाद आ गए, ट्रांसफर हो गए। नहीं, अच्छी जगह है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं दोपहर बाद, है ना। ओके। ओके।